नमस्कार, मैं रवीश कुमार। काशी विश्वनाथ का बनारस बदल रहा है, आगे और बदल जाएगा। बनारस के जिस हिस्से को दुनिया की प्राचीन बसावटों में गिना जाता था, उसका काफी कुछ अब गायब हो चुका है। सारा बनारस भले बनारस है, मगर असली बनारस वही है जो बाबा की नगरी कहलाता है, जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और मंदिर के आसपास गलियों का संसार था। आमतौर पर दुनिया के किसी भी देश में ऐसी पुरानी बसावट में जरा भी हस्तक्षेप होता है तो हलचल मच जाती है, मगर बात बात पर बोलने वाली काशी भी कोलाहल पैदा नहीं कर सकी। काशी की इस चुप्पी को अपने हिसाब से कौन पढ़े जब बोलने के लिए मशहूर लोग ही ना बोल पाए। मगर चर्चा होनी चाहिए थी, शहर में भी और शहर के बाहर भी। हर बदलाव को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। बनारस में मौजूद एक सज्जन ने कहा कि बाबा विश्वनाथ अब बाबा सोमनाथ से हो गए हैं। मतलब यही था कि उन तक पहुंचने का रास्ता चौड़ा और सपाट हो गया है, गलियां गायब हैं और मैदान सा आ गया है। 8 मार्च को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने भी कहा, जो हुआ वो रिसर्च का विषय है। बीच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की, सबने अपने अपने की। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके, किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया। और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। और शासन व्यवस्था भी 70 साल तक चुप रही। लोग सब चीजें दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए। लेकिन आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बगैर किसी बड़े राजनीतिक विरोध के पूरा हो रहा है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। लोगों की तरफ से भी मामूली विरोध हुआ। इस प्रोजेक्ट पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सौंदर्यकरण योजना। अप्रैल 2017 में यह योजना आई कि विश्वनाथ मंदिर के सरस्वती फाटक से, वहां से लेकर ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट होते हुए 24,000 वर्ग फीट इलाके में एक गंगा पाथवे बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा विश्वनाथ कॉरिडोर विश्वनाथ धाम। विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट के तहत इस मार्ग में पड़ने वाले 250 से अधिक मकानों को मुआवजा देकर खरीद लिया गया, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि लोग चुपचाप बिना किसी ऐतराज के बाबा के लिए अपना घर देकर चले गए। क्या ऐसा था? पुराने घरों से 33 मंदिर भी निकले हैं, जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा। काशी का यह हिस्सा पूरी तरह नया है, वैसा नहीं है जो इस धरती पर काशी को देखने वाले जिंदा लोगों की स्मृतियों में है। उन्हें अब इस नए काशी को अपनी स्मृतियों में जगह देनी होगी। कई लोग इसे लेकर उत्साहित भी होंगे और कई बहुत कुछ खो देने के कारण उदास भी हैं। बनारस में बनारस को जानने वाले पुराने बनारस के बीच उगाए जाने वाले इस नए बनारस को हैरत से देख रहे हैं। आंखें फाड़कर देखते हैं तो पुराना बनारस नजर नहीं आता, और खुलकर बोलते हैं तो नया बनारस चुप करा देता है। मंदिर में प्रवेश से लेकर पूजा के बाद निकलने पर चौड़ा सा मैदान जैसा दिखने लगा है। गंगा तक का रास्ता भी अब खुला दिखता है। यह तो अभी पहला चरण है। दूसरे चरण में पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार होगा और तीसरे चरण में म्यूजियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, रेस्ट हाउस बनेगा, 40 फुट चौड़े गलियारे के किनारे यह सब बनेगा। इतने बड़े स्केल पर सब कुछ हो रहा है, लोग ना आशंकाओं पर बात कर पा रहे हैं, ना उत्साह को लेकर छलक रहे हैं। प्रधानमंत्री रिसर्च की बात कर रहे हैं। मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई, लोगों ने कैसे सहयोग दिया, एक केस स्टडी के रूप में यूनिवर्सिटी ने काम करना चाहिए। और एक तरफ
ये धाम का निर्माण होता चले और काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी इस रिसर्च काम को भी साथ साथ करे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ कहा, मगर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो अखबारों में विज्ञापन छपा उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिस प्रोजेक्ट पर वे रिसर्च करवाकर दुनिया को भेंट करना चाहते हैं किताब, उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में यह छपे कि काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट में पंखा और कूलर लगेगा, छावनी बनेगी और पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उचित नहीं लगता है। यह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लगता है यूपी जनसंपर्क विभाग को इस प्रोजेक्ट का महत्व पता नहीं था, वरना वो इतनी छोटी बात नहीं लिखता कि पंखा और कूलर लगेगा। ये सब तो हमारे यहाँ के श्रद्धालु और सेठ लोग चुपचाप कर जाते हैं, मगर इसका विज्ञापन अखबारों में होगा कि कूलर और पंखा लगेगा, ठीक नहीं है। जनसंपर्क विभाग को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। 2017 से लेकर 2019 तक काशी का यह हिस्सा काफी कुछ बदल गया। इसके एक एक बदलाव को दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रशासन ने किया है, उसके पास वीडियोग्राफी है, मगर उम्मीद है बनारस की जनता, पत्रकारों और शहर का अध्ययन करने वालों ने इसे अलग से दर्ज किया होगा। पुराना चला गया है, जो नया आ रहा है क्या वही अंतिम और बेहतर विकल्प था? इस पर बहस का वक्त चला गया। बनारस के पुराने दिग्गज बोल रहे हैं, बस उनका बोलना ही है। हमारे सहयोगी अजय सिंह इस बदलाव को दर्ज करते रहे। आज उन्होंने चंद आवाजों के साथ उन बदलावों की तस्वीरें भेजी हैं। आप देखिए उस पुराने बनारस को जाते हुए, इस नए बनारस को आते हुए। हर घर में करीब करीब मंदिर बना हुआ है और प्राचीन काल से जो भी परिवार रहा है वो सेवा करता आया है। और जो कुछ मंदिर, जो इसमें करीब 23-24 मंदिर ऐसे हैं जिनका कि हमारा पौराणिक महत्व है, जिनका जो काशी की यात्राओं से जुड़े हुए हैं। वहाँ उनकी पंचकोशी यात्रा, अंतर्ग्रही यात्राओं में इन मंदिरों के दर्शन पूजन होते हैं और सामान्य रूप से भी होते हैं। और जैसा कि अंतर्ग्रही यात्रा काशी में 3 तरह की होती है, खास 3 खंडों में काशी विभक्त है, केदार खंड, विश्वनाथ खंड और ओंकार खंड। तो विश्वनाथ खंड की अंतर्ग्रही यात्रा अलग है, केदार खंड की अलग है और ओंकार खंड की अलग है। और प्रत्येक अंतर्ग्रही यात्रा में एक मानचित्र सा बना हुआ है जिसको कि आदमी इतने देवालयों का वहाँ दर्शन करता है। हर खंड के अलग अलग देवालय हैं वहाँ बने हुए हैं और आज भी सुरक्षित है, उनका पूजन पाठ सब कुछ होता है, लोग सेवा भाव से सेवा करते हैं। इन मंदिरों से अर्थोपार्जन लोगों का उद्देश्य नहीं है, इन मंदिरों में सेवा करना ही लोगों का मूल उद्देश्य है। दर्शन के भाव से लोग आते भी हैं और उसी भाव से दर्शन भी करते हैं। कोई जो वहाँ सेवा कर रहे हैं वो अर्थोपार्जन भी नहीं करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि हमको प्रभु की सेवा का अवसर विश्वनाथ दरबार में मिले। यह जो जगह है ये काशी का स्वर्ग द्वार है, जिसको मोक्ष द्वार बोलते हैं। विश्वनाथ मणिकर्णिका में स्नान करके इसी रास्ते से विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। तो अब एक बात आ रही है कि इन सबको हटा और जितने भी देवी देवता हैं 16 कला से युक्त विराजमान है। तो छोटा छोटा मंदिर है, बहुत पावरफुल मंदिर है। काशी ये घाट किनारे से लेकर बाबा विश्वनाथ तक, इसके बीच में जितनी भी मकान मिलेंगे, हर मकानों में मंदिर, बाहर की गलियों में भी मंदिर दिखाई देंगे और इसको आप खुद अपनी आंख से देख सकते हैं, कैमरे में कैद कर सकते हैं। और रही गलियों की बात, तो हम लोग ने तो ये सुना हुआ है कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन ऑल ओवर वर्ल्ड, और गलियों के कारण ही काशी जानी जाती है, जिसको देखने के लिए चाहे देसी पर्यटक चाहे विदेशी पर्यटक इस गलियों के द्वारा ही देख के आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ये पुरानी सभ्यता का आकार हिंदुस्तान के और किसी कोने में नहीं मिलता है। काशी में कहा गया है कि शंकर के ऊपर 33 करोड़ देवता आए थे, उनको रहने की जगह नहीं मिली थी तो उनके शरीर पे एक एक अंग पे जाके रुके थे। उसी प्रकार से ये काशी जो है कि आज की कल की 1000 साल पहले की नहीं है, करोड़ों साल परंपरागत है, ये पृथ्वी के पहले की है। और वैसे आस्था के अनुसार जो है कि लोगों ने जहाँ जहाँ भी बैठाया उसको जो है कि क्षेत्रवासी सम्मान दे करके उसका पूजन अर्चन करने लगे। अब वो जो है कि गलियों में, घरों में, जहाँ जहाँ है वो उनकी जो है कि गौरव प्रतिष्ठा वहीं पे कायम रही और उनकी जो है कि आज तक जो है कि गौरव प्रतिष्ठा है।
जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अष्टभैरव का एक मूर्ति है, उसको नित्य आराधना होता रहा, गंगा जल चढ़ता रहा, पुष्प चढ़ते रहे। गणेश जी की मूर्ति है, उसमें सिंदूर लगती रही। अब वो सब समाप्त हो रही है। रोज हम लोग हाथ जोड़ते थे, अब हाथ जोड़ने को भी नहीं मिलेगा। हम लोगों को तो वैसे ही जैसे शरीर से प्राण निकाल दिया जाए, शरीर से प्राण निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो काशी में यदि देवता ही नहीं रहेंगे तो काशी का क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तब तो मुंबई में, दिल्ली में और बनारस में कोई, क्योंकि ये सांस्कृतिक नगरी है, देव नगरी है, ना कि ये दिल्ली बम्बई औद्योगिक नगरी है। ये देवताओं की नगरी है, जहाँ देवता अनवरत रमन करते हैं, जहाँ 33 कोटि देवता नृत्य करते हैं। यहाँ तो मोक्ष पाने के लिए लोग आते थे। तो भगवान की आराधना करेंगे। 33 कोटि जितने भी देवी देवता हैं, भगवान शिव की आराधना करके वो पावरफुल हुए हैं। भगवान विष्णु को जो चक्र मिला है, इसी मणिकर्णिका पे मिला है। जो टूरिस्ट बनारस में आता है उसकी दो ही मंशा होती है। पहला गंगा जी को देखना, क्योंकि बचपन से अपनी किताबों में पढ़े हुए होते हैं गंगा जी के बारे में। गंगा जी को देखना और बनारस के गलियों को देखना इनका मेन चॉइस होता है। उसके बाद अदर टेम्पल, सारना तो अलग बातें हैं, लेकिन ये दो चीज़ मेन का प्राइमरी होता है। तो गंगा जी दिखाने के बाद, बोट राइड कराने के बाद, इनको ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें उस जगहों पे ले चलो जहाँ पे कि पुराने घर हो, श्राइन हो, क्योंकि हमने सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। यहाँ पे ले आते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसी को देखने के बाद जो भी कुछ अगर इनके साथ कुछ बुरा भी हुआ होता है इंडिया में, यहाँ पे आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यही मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हम लोग को जाना पड़ रहा है। अच्छा, मकान मालिक ने मकान बेच दिया और हम लोग को प्रेशराइज किया गया कि दुकान खाली कर दीजिए। तो जिसके तहत हम लोग ने दुकान खाली की, भैया उनसे लड़ के जीत तो सकते नहीं है। प्यार ना रहा दोस्ती हमें तेरा एतबार ना रहा। परिवार बिखर रहा है तब, कसौली खत्म है। आज मैं यहाँ ना तरीके यहाँ पर कुत्ता भों 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 करेगा, जो आएगा उसको काटने उड़ेगा वो। ये अड़ी खत्म। आज लास्ट डे है, तो कोई 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। ये दिल है मल्ला, 1000 गिर गया, कौन कहाँ गिरा किसी पता नहीं। महादेव से जुड़ाव हट लगाव नहीं कभी जाएगा ना, कभी नहीं जाएगा। तो आजीवन यही आत्मा यही बसी रहेगी, चाहे कहीं चले जाए। और आने वाली पीढ़ी हमारी आएगी, उनको क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे कि मेरे तुम्हारे बाप दादा का क्या था। यहीं से मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे बाप दादा का नाम, मेरे पूर्वजों का नाम, जो लोग जाने। अब तो नया घर, वहाँ तो लोग, यहाँ से तो सब खत्म ही हो। काशी ऐसा फिर जगह कहाँ मिली, कहाँ भटकल जाए, कहाँ गिरी मिली कि ऐसा बाबा का स्थान, जगह जगह देवी देवता पूजा पाठ मन में हमेशा बसल है। यही तकलीफ है। मतलब रुआई आवे लगेला के बहुत बहुत हद के बाहर। काशी छोड़ के कहाँ जाए। ये राजा मानधाता जो है, जो थे सबसे पहले राजा जिन्होंने तपस्या करके शिवलिंग को प्रकट किया था, ये उनके हाथ की प्राण प्रतिष्ठा है। मानधातेश्वर महादेव इनका नाम है और 1200 साल पुरानी किताब में इनका पूरा विवरण है। आज किताब है यहाँ काशी में। तो मेरे लखनऊ वाले जो हिस्सेदार ताया जी के लड़के लोग थे, वो सब आके बार आधा बेच दिन लोग तोड़ने आने लगे कि हम तोड़ देंगे। हमारी भी मजबूरी हो गई, पूरा मोहल्ला खाली हो गया है, तो हम भी फिर मजबूर होकर आधा जो है रजिस्ट्री किए हैं। हमें मकान मिल ही नहीं रहा। 23 लाख रुपये हम रिश्ते में आया है, महीना भर से मकान को जो है मकान का मिल रहा है। और मंदिर का कोई पैसा मिला नहीं है। तो मंदिर की जो हमारे मंदिर है भाई, पुश्तैनी खानदानी मंदिर, मंदिर की सेवा हम करेंगे। अब इस चीज़ के लिए हम विशाल से बात करेंगे। भगवान सोमनाथ के तर्ज पर काशी का विकास होगा। इस सोमनाथ जी में किसी भी प्रकार का पौराणिक प्राचीन स्थल नहीं था, मात्र एक सोमनाथ जी का मंदिर था। किंतु यहाँ पर 33 करोड़ या 33 प्रकार के आप कह सकते हैं देवता यहाँ पर स्वयंभू विराजते हैं काशी में। और इन्हीं गलियों में जहाँ पर गंगा दर्शन पाथवे योजना वर्तमान में लागू किया जा रहा है, यहाँ पर अनेक काशी खंड के विग्रह हैं जो कि हजारों वर्ष पुराने, जो कि सोमनाथ में नहीं थे। आपने वहाँ पर तोड़ के विकास कर लिया, किंतु उस तरीके से हमारे यहाँ काशी में संभव नहीं होगा। In England we learned after the Second World War that we shouldn't destroy our history. We should preserve and protect it,
And to take all this away would be terrible. It's so beautiful and such a part of your heritage, so you should preserve it and keep it. Your Prime Minister is in London at the moment. When I get home, I'll talk to him. Well, it's very beautiful. The history is amazing, and just the feeling of the culture and all the buildings and the people working here. It will destroy their livelihoods and their homes and their temples and their shrines, and that would be terrible. आज तो बहुत रोता है क्योंकि बड़े बुजुर्गों की निशानी है ये घर। बहुत तकलीफ होती है, आँख में पानी आ जाता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी का नाम हाथ में। हर आदमी जो गया है हम बहुत रोया, बहुत सही में बहुत फूट फूट के हम लोग रोए। अभी भी छोड़ के जाने तकलीफ हो लगता है कि कैसे। जी, इसका कहना यही है कि मंदिरों को कब्जा नहीं किया गया है। मंदिरों को संरक्षित करने के लिए जब मुगल लोग इस पे आक्रमण कर रहे थे 16वीं शताब्दी में, जब औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने इसके संरक्षण के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, ताकि इन मंदिरों को उन्हीं में छुपाया जा सके, इसे बचाया जा सके। इसमें जबरदस्ती कोई हमारे चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ी ऐसे करके 10-10 पीढ़ी तक लोग इसमें रहते चले आ रहे हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसी ही स्थिति है, इसमें कोई कब्जा नहीं। और घरों के गेट देखिए, आज भी भवन इतने बड़े बड़े लेकिन गेट छोटे छोटे हैं कि दुश्मन भी आए तो एक बार नतमस्तक हो। यह झूल जो है दिल्ली से आ रही है वाया लखनऊ होते हुए, मोदी जी की ड्रीम योजना है, उसमें लोगों के घर की तबाही हो रही है, मिट्टी निकल रही है, हर दिल रो रहा है। सब इन देवी देवताओं के संग बैठ के अपने दुख दर्द बात किया करते थे और उनको जवाब मिलता था। आज उनके देवी देवता उनसे दूर कर दिए जा रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इन जगह पे खेलते रहे, कूदते रहे, इनकी पूजा करते थे, इनसे बातें करते थे। आज जब ये नहीं रहेंगे तो हम किनसे बातें करेंगे। इन्होंने तो अपना विकास कर दिया लेकिन लोगों के जज्बातों को नहीं समझा। यही नहीं, बाबा विश्वनाथ के सामने अब भी सब बराबर तो होंगे, मगर जिसके पास 300 रुपए का टिकट कटाने की क्षमता होगी वो बस लाइन में आगे होगा। ऑनलाइन टिकट कटाकर आप समय रिजर्व करा सकते हैं। 300 के टिकट वालों को ईश्वर कभी तकलीफ ना दें, उन्हें कभी लाइन ना दे, भले उनसे 300 की फाइन ले ले। बनारस के बाद प्रधानमंत्री गाजियाबाद आए शाम होते होते, जहां हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 30,274 करोड़ की एक योजना क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं मेट्रो सर्विस के प्रथम कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पर खर्च होगी। 30,000 से ज्यादा उस पैसा, जिसका फैसला 19 फरवरी के कैबिनेट में किया गया था हाल ही में। 14 परियोजनाओं में से सीवर लाइन योजना, नंदी पार्क गौशाला का सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, तो मेट्रो रेल विस्तार योजना का उद्घाटन भी किया। लोनी में 2 मॉडल इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। रविश रंजन इन 2 में से 2 मॉडल इंटर कॉलेज का हाल लेने गए कि प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन कर रहे हैं उसकी क्या हालत है। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री ने 32,513 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का बटन दबा दिया। इस प्रोजेक्ट में मुस्तफाबाद बस्ती में लड़कों के मॉडल इंटर कॉलेज और प्रेमनगर बस्ती में लड़कियों के मॉडल इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। हमने इन 2 इंटर कॉलेजों की तरफ रुख किया। मुस्तफाबाद में बने इस मॉडल स्कूल का रास्ता इतना खराब है कि बाइक से इंटर कॉलेज तक का सफर करना पड़ा। तब जाकर हम वीरान में खड़े इस इंटर कॉलेज में पहुंचे, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आबादी की बसावट से दूर बने इस कॉलेज के पास रास्ता तक नहीं है और ना ही यहाँ कोई टीचर आया है। ये यहाँ के चौकीदार हैं जो कि पूरे स्कूल की आप ही रखवाली करते हैं, सारे स्कूल की। तो आसपास तो यहाँ कोई आबादी नहीं है, डर तो काफी लगता होगा। हाँ, डर लगता है, डर तो लगता है जी। अच्छा। हाँ जी। बदमाश उदमाश आते हैं यहाँ पे? आते हैं पर दूर दूर रहते हैं, हम भी घूमते रहते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी, पर कुछ कहते नहीं है हमसे। अच्छा। हाँ जी, हम किसी से वो नहीं करते तो हमसे भी नहीं कहते, अंदर रहते हैं जी हम। तो रात को तो यहाँ बिल्कुल सुनसान हो जाता? अच्छा। पूरा मतलब अंधेरा हो जाता है? अंधेरा होता है। 3 साल पहले इस मॉडल स्कूल का शिलान्यास सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने किया था। यूपी सरकार के विज्ञापन में इसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनाने का दावा किया गया है। अब जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है, अच्छा तब होता जब यहाँ छात्र आ चुके होते, शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी होती।
तब जाकर उद्घाटन का असली मतलब समझ आता। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बच्चों को, जिसकी इसमें तो छठी क्लास के बच्चों को तो भेजना यहाँ पर बड़ा दिक्कत वाला की बात है, क्योंकि सुनसान एरिया है, पास में से कोई बात हो जाए, कोई दूर दूर तक आदमी नाम निशान नहीं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे गलत काम ही होते हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा। अभी हम भी आए हैं तो अपनी कार को छोड़कर और बाइक के ज़रिए हम यहाँ पर इस स्कूल में पहुँचे हैं, क्योंकि स्कूल के आने का कोई रास्ता तक नहीं है। स्कूल तो करोड़ों रुपए की लागत से बन गया है, प्रधानमंत्री जी आज इसका शुभारंभ भी कर देंगे, लेकिन इस स्कूल में बेहतर शिक्षा देना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए ना तो अच्छा रास्ता है, और ये जहां स्कूल बना हुआ है वो बहुत ही सुनसान और वीरान इलाके में बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी इसके आसपास चला करती हैं। तो ऐसे में टीचर्स को यहाँ पर रखना, उसके बाद में पढ़ाई का एक माहौल देना, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं राज्य सरकार हमें पिछड़ती हुई दिख रही है। हम यहाँ से चले दूसरे मॉडल इंटर कॉलेज की तरफ, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर लोनी के प्रेम नगर बस्ती में बना है। इसे लड़कियों के लिए बनाया गया है। इसकी बिल्डिंग भी चमक रही है, मगर ये इंटर कॉलेज बंद है और शरारती तत्वों का अड्डा बना नजर आता है। इसी के सामने खराब हालत में एक प्राथमिक स्कूल चल रहा है। मॉडल स्कूल के चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा है। प्रधानमंत्री को यहां आकर उद्घाटन करना होता तो जाहिर है ये सब नहीं होता। उन्होंने तो दूर से ही बटन दबाकर स्कूल का उद्घाटन कर दिया है। यहाँ पर तमाम सारा जो कचरा है, गंदगी है, वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है, और अभी स्थानीय लोग हमें बता रहे थे कि बारिश के सीजन में काफ़ी यहाँ पर पानी भी भर जाता है। पानी यहाँ पर भरता है कि नहीं बारिश के सीजन में? तो भरता है गड्ढा। तो अगर भरता है तो फिर ये प्राथमिक स्कूल में बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे जब ये पानी भर जाता है तो फिर नहीं आते, थोड़े बहुत एक आध देखते नहीं आते हैं। अच्छा, और ये जो स्कूल है ये कब से बनना शुरू हुआ है? ये करीब मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो गया सर। लड़कियों के लिए बनाए गए इस मॉडल इंटर कॉलेज की नींव भी सपा सरकार में रखी गई थी, मगर बीजेपी सरकार ने इसे पूरा करवाया है। जाहिर है बीजेपी पूरा कराने का श्रेय लेगी ही, पर सवाल है कि श्रेय इमारत के बना देने का ही लिया जा रहा है। टीचर और छात्राओं के आने का श्रेय लेना अभी बाकी है। और इसका शिलान्यास किसने किया था, कौन से नेता ने? ये नहीं, वो आए थे, क्या नाम उसका, रामपुर वाले क्या नाम? आजम खान जी आए थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री ने हिंडन एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उद्घाटन का श्रेय लेने की होड़ दिखी। 6 मार्च को एयरपोर्ट की दीवार प्लास्टर की जा रही थी, दूसरी तरफ रंगाई हो रही थी। अधिकारियों ने एयरपोर्ट को उद्घाटन लायक तो बना दिया, लेकिन हिंडन से उड़ान कब से शुरू होगी, कैसी होगी, कौन सी एयरलाइंस होगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हार्वर्ड लॉ स्कूल कानून की पढ़ाई के मामले में दुनिया का शीर्ष संस्थान है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हार्वर्ड लॉ स्कूल में उन 21 महिलाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, पोर्ट्रेट, जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने में अपनी जिंदगी लगा दी। अपनी कानून की पढ़ाई का इस्तेमाल कानून और नीतियां बनवाने में किया, बदलने में किया। दुनिया की इन 21 महिलाओं में से आप जिस सुधा भारद्वाज को देख रहे हैं, उन्हें 7 महीने से जेल में बंद रखा गया है। सुधा भारद्वाज को पिछले अगस्त में पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव की हिंसा के संबंध में माओवादी हिंसा साजिश के तहत आरोप में गिरफ्तार किया था। सुधा भारद्वाज 30 साल से भी ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के कमजोर लोगों के लिए आवाज बनी रहीं। शंकर गुहा नियोगी के बनाए मजदूर संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़ी रहीं।
सुधा के साथ मेनका गुरुस्वामी का भी पोर्ट्रेट यहां लगा है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने की लड़ाई लड़ने में मेनका गुरुस्वामी का योगदान अग्रणी रहा। मेनका इस वक्त BR अम्बेडकर रिसर्च स्कॉलर हैं, कोलंबिया लॉ स्कूल में लेक्चरर हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर चुकी हैं। सुधा जी और मेनका दोनों को बधाई, दोनों वाकई शानदार महिला है। बहुत जल्दी लोग महिलाओं के सवाल से उकताकर 8 मार्च को औपचारिक मानने लग जाते हैं और इससे बच निकलना चाहते हैं। यह सही है कि लड़ाई हर दिन की है, मगर एक दिन भी जरूरी है कि उसे विशेष रूप से याद किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई महिला संगठनों का कार्यक्रम था। वहां जो आवाजें सुनाई दी उसे आप 8 मार्च या 9 मार्च को भी सुन सकते हैं। सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं उन सवालों के साथ। नहीं सुलझाएंगे तो याद रखिएगा 8 मार्च फिर आएगा। इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाना बहुत जरूरी है ताकि अधूरे कामों को याद दिलाया जा सके। हम आज ये मांगे लेकर उतरे कि आज हम देखेंगे कि रेप की जो हिंसाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। हम उस पर ICC वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने, जहाँ पे जो तमाम रेप पीड़िता है, जो भी रेप पीड़िता है वो वहाँ पे जाए और उसको एक ही छत के नीचे कानून की व्यवस्था, अपना काउंसलिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अगर वो परिवार से तिरस्कृत कर दी जाए। क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में भी हम देखेंगे अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी भी होती है तो वहाँ पे महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर महिला पलटकर जवाब देती है तो उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। तो वहाँ पे उसको अपनी बात रखे, उसको हर तरीके की वहाँ पे सुविधाएं मिले। तो वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोले जाएं। अगर आप एक तरफ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा की तरफ इतना खर्चा ही नहीं दे रहे हैं, फंड्स नहीं दे रहे हैं, आपके सरकारी स्कूल्स बदहाल कंडीशन में चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, ऐसे माहौल में आप कहाँ पे बेटियों को पढ़ाएंगे, कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कितनी स्कॉलरशिप देंगे। और देखिए दूसरी बात यह है, अगर मैं असंगठित क्षेत्र की बात करूं, ये सरकार एक तरफ कहती है कि महिलाओं को अपने अधिकार हम देंगे, महिलाओं की सुरक्षा हम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार महिलाओं के लिए इतनी नौकरियां ही पैदा नहीं कर रहा है। ज़्यादातर नौकरियां जो महिलाओं को आज के दिन मिलती हैं वो असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल सेक्टर में है। दूसरे के घरों में महिलाएं काम करती हैं, दूसरे के खेतों में महिलाएं काम करती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करती हैं, जहाँ पे अलग अलग सरकारों ने श्रम कानून खत्म करने की बात की है। आपको पता है कि छोटे छोटे उद्योगों में हमारे श्रम कानून लागू नहीं करवाए जा रहे हैं और ये एक बड़ी साजिश है जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को अपनी काम की जगहों में अपने अधिकार नहीं मिलते, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, 8 घंटे काम नहीं मिलता, बाल श्रम चल रहा है, बाल मजदूरी चल रही है। आप जो है इस समाज में एक दूसरे साइड खड़ी हैं। जी बिल्कुल महसूस होता है जब मैं बस में चलती हूँ और हैरेसमेंट का शिकार हम रोज़मर्रा के तौर पर होते हैं, तब मुझे ये महसूस होता है जब वही चीज़ जिस पर मेरा समान अधिकार है, एक मेल को ये सोचते हुए कि ये तो ट्रेडिशनली चलता चला रहा है, उसको ज़्यादा आसानी से मिल जाती है और मुझे उसी के लिए मतलब एक जंग लड़नी पड़ती है, तब मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं असमानता की शिकार हूँ। वहीं जब मैं रात में देखती हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की कर्फ्यू टाइमिंग 8 बजे होती है और वहीं बॉयज़ हॉस्टल का एक तरह से कोई कर्फ्यू टाइम ही नहीं होता है, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं असमानता का शिकार हो रही हूँ। वहीं जब मैं सड़क पे देर रात चलती हूँ और पुरुष भी चल रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ पर मुझे हैरेसमेंट का शिकार बनाया जा रहा है, तब मुझे महसूस होता है कि हाँ मैं असमानता का शिकार हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और CSW से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो आप अभी पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती हूँ। रोहिणी इलाके में रहती है। तो आपकी जो इलाका है जहाँ वहाँ पर रहती है, क्या उस इलाके में महिलाओं के लिए सब सुविधाएं हैं, शौचालय हैं या दूसरे जो सुविधाएं सरकार बात करती हैं, सब कुछ वहाँ महिलाओं को मिली हुई है? देखिए जो सरकार बात करती है उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे घर से थोड़ा सा दूर जाके शाहबाद डेरी एक इलाका है, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इवन दिल्ली में बलजीत नगर है, वहाँ पर महिलाएं जो है रात के 2-2 बजे उठती हैं, पानी भरती हैं और वो एक हफ्ते का पानी स्टोर करती है। उसके लिए लड़ाई होती है, टैंकर टाइम पे नहीं आ रहा है और जब टैंकर आ रहा है तो आप सोचिए इतने सारे घर हैं, 100-150 घर है, उसके लिए एक टैंकर कितना काम कर पाएगा। ठीक है, राशन की दुकान पे उनको राशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। वो फैक्ट्री में काम करने जाती हैं, 8-8 घंटे काम कर रही हैं, फिर भी उनको पुरुष के बराबर वेतन नहीं मिलता है। उनको वो 6 से 1000 रुपये में, 6 से 7000 रुपये में मजबूर है वो 12-12 घंटे काम करने के लिए। और जब वो घर पे आती हैं, घर पे उनको बच्चों को भी पालना है, वो छोटे किराए के घर में रह रहे हैं, उनको मकान मालिक परेशान करते हैं कि आप
उसका जो किराया है वो बढ़ाते हैं, तो आप सोचिए उनको किस तरीके की स्थिति में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ उनको सच में कुछ नहीं मिल रहा है। और हमारी सरकार जो है वो नहीं करती है। जब भी चुनाव होते हैं वो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और टर्टर करके चले जाते हैं। कानून अगर बने हैं वो सिर्फ किताबों में है या उस अपने संविधान में है, लेकिन वो लागू नहीं है। वो यहाँ पे हम लोगों के साथ में फिर भी छेड़छाड़ होती है। हम लोग निकलते हैं, लोग इस तरह से देखते हैं कि मानो कि कपड़े के अंदर झाँक रहे हो, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें यौनिक हिंसा से आज़ादी चाहिए, हमें पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए। इसलिए आज हम सड़कों पे निकले, आज महिला दिवस मनाने के लिए। सरकार ने जो व्यवस्थाएं बना रखी है वो तो ठीक होनी चाहिए ना, क्योंकि सरकार ने कानून और व्यवस्थाएं तो बना दी है, पर व्यवस्थाओं को सही चलाने के लिए उनको सही रूप से काम करना पड़ेगा, तभी तो हम महिलाएं समता और समानता की बात कर पाएंगी। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, मतलब सीवन नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो शौचालय तो सरकार कहती सबको दे दी है। नहीं है। दिल्ली जैसे जगह में शौचालय नहीं है? नहीं है शौचालय। बहुत सारी चीजें नहीं है। राशन पे लोग जाते हैं, उनके क्या में कम देते हैं राशन। अच्छा। मेरा राशन इतने दिन से पुराना था और कैंसिल कर दिया है, उसे बना के ना दे रहे, तो समस्या तो बहुत है। अच्छा। हाँ, मेरा पति गुजरने के बाद वो मेरे नाम पर आया था और अब बना के नहीं दे रहे कि पेंडिंग में पड़ा है, पेंडिंग में कैसे पड़ा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मदनपुर खादर। वहाँ पे सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है, पर वहाँ तो व्यवस्था ठीक नहीं है। नाली पुली का बहुत गंदगी रखते हैं। अच्छा। ना शौचालय का कोई व्यवस्था है। शौचालय का नहीं है? शौचालय तो सरकार बनाती है, कहती है पैसा देती है। बनाती है, परेशानी है, कहीं दूर जाना पड़ता है, वो भी गंद पड़ी है, टूटी पड़ी है, परेशानी भोगते हैं। आप दूर जाते हैं मतलब क्या? खुले में जाते हैं क्या? खुले में नहीं जाते, लेकिन उधर जाते हैं। दूसरी जगह जाते हैं, हमारे कैंप में है ही नहीं, टूटी पड़ी है। अच्छा। परेशानी है, सीवर लेने पैसे भी तो लगते हैं, 2 रुपए। पैसे दे के शौचालय जाते हैं? 2 रुपया दे के जाते हैं। बच्चे के भी, 5 साल के बच्चे के भी, छोटे बच्चे को 2। अगर पेट खराब हो गया, अगर आपके घर में शौचालय नहीं बना है? नहीं, घर में शौचालय नहीं है। मदनपुर खादर में घरों के अंदर शौचालय ना, सीवर लाइन है। क्यों नहीं बना? आपने खुद नहीं बनाया? सरकारी तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से नहीं, हमने बहुत कंप्लेनें भी डाली है, पर फिर भी सुनवाई नहीं होती। अलग अलग शासक आते हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं का अमल क्या होता है? पहली बात, उसकी प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी मुश्किल होती है। अभी कल ही कुछ साथियों से बात हो रही थी, तो ये जो मोदी केयर एक आयुष्मान योजना है, जिसका बड़े ज़ोर शोर से रेडियो पे प्रचार होता है, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम जरा इस पे देखना चाहते हैं हम एनरोल हैं कि नहीं है। तो वो नेटवर्किंग साइट ही खुलती है, ना वो पता लगता है उस महिला को कि वो उस डाटाबेस में एनरोल है कि नहीं है। ना उसे पता लगेगा, ना उसका इलाज होगा, ना उसके पास पैसा होगा। और मोदी केयर तो क्या होती है कि आप बीमारी की अवस्था में भी इसलिए नहीं मर रहे हैं कि आज जो बीमारी आपको हुई है वो लाइलाज है। आप आज इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। दूसरा सवाल, लाडली का बहुत बड़ा प्रचार हमारी पहले की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लाडली का पैसा डूब गया है। उनकी प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल हो गई कि वो बेचारे बच्चे लाडली का पैसा ही नहीं वसूल कर पा रहे हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं, सरकार कोई भी आ जाए, चीज़ों की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है। मौजूदा सरकार, क्योंकि ये तो हिंदुत्व की सरकार है, आरएसएस भाजपा की सरकार है, और ये तो हिंदुत्व के अपने आप को चैंपियन बोलने की बात करती है। इनकी स्थिति ये है कि इनके राज में उन्नाव की बेटी के ऊपर दबंग एमएलए ने रेप किया, बेटी के पिता को हत्या कर दी गई, और उसके बाद बच्ची को अपने आप को आग लगानी पड़ी। तब जाकर के मामला नेशनल मीडिया में आया और एफआईआर दर्ज हुई और वो आदमी अंदर गया। लेकिन आज की स्थिति भी ये है कि पीड़िता को, पीड़िता के चाचा को, पीड़िता के पूरे परिवार को पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमों के अंदर लगातार धकेल रहा है, और चाचा जो एकमात्र मेल है उस घर के अंदर, वो अभी जेल की सलाखों में सड़ रहा है। तो ये तो सच्चाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की।